सकते हैं विक्टर फ्रैंकल की किताब मेंस सर्च फॉर मीनिंग से, जिसका मतलब है जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करता इंसान। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, और इसका जवाब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है और ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, तो पक्के से ये समरी सुनने के बाद में ना आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज्यादा कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलें, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम से गुजरने के बावजूद भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी। तो हार मानने और नहीं मानने के बीच में सिर्फ एक वर्ड है, एक शब्द है, जो है पर्पस। जी हाँ, उन्होंने अपनी लाइफ को एक पर्पस दिया था, ऐसा पर्पस जिसकी वजह से उनके साथ क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या बुरा हो रहा है, इवन उनके साथ क्या बुरा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, इसका उन्हें फर्क नहीं पड़ा। और ऐसे लोगों में शामिल है इस बुक के ऑथर विक्टर फ्रैंकल, जिन्हें एक ऐसी जेल में बंद किया गया था जहां पर हर रोज बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता था। लेकिन जो कुछ भी हो जाए, इन्होंने ना कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इनकी जिंदगी में एक वाई था, यानी कि एक पर्पस था। तो आइए इसी पर्पस के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि शायद यहाँ पर आपको भी आपकी लाइफ का कोई पर्पस जरूर मिल जाए। तो ये कहानी एक आम से कैदी की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में है। इसमें उन भयानक बातों का कोई खास जिक्र नहीं किया गया है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। इस बारे में बहुत सी किताबें छप चुकी है और कई कहानियां भी लिखी जा चुकी है इस विषय पर। वैसे हमारी जो ये कहानी है ना, ये उस आम आदमी के बारे में है जो कि अपना सब कुछ खो चुका था, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। और ये उस स्ट्रगल की, उस संघर्ष की कहानी है जो खुद की पहचान बनाए रखने की कोशिशों में है, बावजूद उन तमाम जुल्मों सितम के जो कि उस कंसंट्रेशन कैंप में किए गए थे। जी हाँ, उन बेनाम कैदियों की कहानी जो सिर्फ एक नंबर से ज्यादा और कुछ नहीं थे। उनकी पहचान और इज्जत छीनकर उन्हें सुअर के नाम से पुकारा जाता था। नहीं, हम कोई हीरो या शहीद नहीं थे, हम तो सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा भर थे, जिन्हें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़ों के साथ साथ इंसान बने रहने की जद्दोजहद भी करनी पड़ती थी। वैसे ये माना जाता है कि साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए डिटैचमेंट, यानी कि सख्त दिल होना और स्ट्रांग होना पड़ता है। हाँ, शायद इसीलिए कंसंट्रेशन कैंप के कैदी की दर्द भरी दास्तान कोई भी बाहरी इंसान कभी समझ नहीं सकता। ये वो ही समझ पाएगा जिसने उस दुनिया को करीब से देखा हो। वैसे मैं इस किताब को गुमनाम तरीके से छपवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे कैदी नंबर के अलावा कुछ और मेरे बारे में जाने। मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे हिम्मत करके आगे आकर अपनी पहचान बतानी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये किताब पढ़े। तो मैंने कैंप में साइकेट्रिस्ट के तौर पर काम नहीं किया था। बस अपनी आजादी से कुछ ही हफ्तों पहले तक मैं एक बीमार कैदी था। 3 साल मैंने उस जेल में बिताए थे। मैं ज्यादातर रेलवे लाइंस पर काम करता था और मेरा काम था ट्रैक्स को खोदना। तो ये 1944 की बात है। हमें कंस्ट्रक्शन फर्म्स में गुलामों की तरह बेचा गया था, जिसके बदले में कंस्ट्रक्शन कैंप को फर्म की तरफ से हर कैदी के हिसाब से पैसे मिलते थे। और इस तरीके से मैं भी नंबर 119, 104 बन करके रह गया था।